हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को स्टार्ट किया था, इसी को कंटिन्यू करते हुए आज ये क्लास नंबर 45 है। इससे पहले 44 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं लगाया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है ये और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको क्लास के बाद ये पीडीएफ दूंगी और आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। क्लास के बाद एक बार यहाँ पर क्लास करेंगे, उसके बाद वहाँ पर पीडीएफ से आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो जैसे आपको पता ही है एग्ज़ाम जो है वो 13 मई को होगी। हमारे पास 12 दिन है। इन्हीं 12 दिनों में हमें प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो आज से स्पेशल सीरीज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, इसके एमसीक्यूज़ को करेंगे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में 6 से 7 चैप्टर होंगे, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि किस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, कंपटीशन जो है ना वो लाखों हजारों बच्चों के बीच में है। लाखों हजारों बच्चे मतलब एग्ज़ाम देंगे। सब यहाँ सरकारी कॉलेज के लिए ही फाइट कर रहे हैं, लेकिन आगे वही बढ़ेगा जो फुल कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन कर रहा है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, लास्ट तक देखेंगे तो ज़रूर सीखेंगे और आपसे मिसिंग नहीं होगा। लेकिन आप अगर क्लास को छोड़ के भाग जाते हैं, क्लास को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होगा और आपसे ही कुछ ना कुछ पॉइंट मिसिंग हो सकता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि कंप्लीट देखें और आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठे। मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगी उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन से हम लोग रिलेट करके क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और क्लास को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट तक ज़रूर से देखेंगे। तो पहला चैप्टर है, मैं और एक बार यहाँ पर बता दे रही हूँ, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो हमें इसके एमसीक्यूज़ को यहाँ पर हम अभी करेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शिक्षा क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा एक पुस्तक है, जो एजुकेशन है ये एक बुक है। शिक्षा एक व्यवसाय है, शिक्षा वह है जो केवल शिक्षकों से मिलती है। और ऑप्शन डी है, शिक्षा ज्ञान व अनुभव है। देखिए हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को यहाँ पर चूज करना है, कौन सा सुइटेबल आंसर होगा। एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो एलिमिनेशन मेथड को ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। इससे क्या होगा कि अधिक चांस होगा करेक्ट आंसर होने की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए शिक्षा क्या है, तो ये शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है। ठीक है, ये नॉलेज और एक्सपीरियंस है, एजुकेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बाल केंद्रीय शिक्षा से अभिप्राय क्या है? जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसका अभिप्राय क्या है यहाँ पर पूछा है। तो शिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा, ज्ञान को लघु पदों में बांटकर जिससे बालक सरलता से सीख सकता है, पाठ के कठिन बिंदुओं को हटा देना है। और ऑप्शन डी है, अध्ययन करते हुए कि बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करना। तो यहाँ पर हमें सही आंसर को चूज करना होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, जो कि शिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा। देखिए जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर दे रही हूँ, प्राइमरी स्कूल है, छोटे बच्चे हैं, उनके सामने अगर आप हाई लेवल वर्ड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, बड़े बड़े शब्दों का यूज़ करेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। बच्चे आपके लेवल पर नहीं जाएंगे, आपको बच्चों के लेवल तक आना है, बच्चों के स्तर तक आना है। ठीक है, आपको इजी वे में समझाना है कि बच्चे किस तरह से समझ सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। तो शिक्षक को, टीचर को बालक के यानी कि चाइल्ड के लेवल तक आना होगा। तो यही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। बाल केंद्र शिक्षा का मतलब यही होता है कि टीचर को एक छोटे बच्चे, एक स्टूडेंट्स के लेवल पर आकर के उन्हें समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर है, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, एक जो टीचर है उन्हें किस टाइप के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए? प्रतिभाशाली हो,
मंद बुद्धि के हों, सामान्य हो या फिर सभी प्रकार के हों। तो देखिए एक टीचर का गुण ही होता है कि वो भेदभाव ना करे, निष्पक्ष रहे। तो एक टीचर को जो है वो सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं करे। ओके, नेक्स्ट है 4 नंबर, शिक्षा के लिए उपयुक्त क्या है? शिक्षा के लिए उपयुक्त क्या है यहाँ पर बताना है। वर्तमान शिक्षा पद्धति, सपुस्तक परीक्षा पद्धति, सेमेस्टर पद्धति या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति। तो करेक्ट आंसर होगा सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर पद्धति में क्या होता है, सेमेस्टर सिस्टम में हर 6 मंथ में 6 मंथ में आपको आपकी एग्ज़ाम ली जाती है, इवैल्यूएशन किया जाता है कि आपकी लेवल को चेक किया जाता है। ठीक है, तो सेमेस्टर पद्धति अगर हर 6 मंथ में होगा तो ये शिक्षा के लिए क्या है, ये उपयुक्त है। नेक्स्ट है 5 नंबर, आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या हो सकता है? जो आधुनिक शिक्षा है अभी उसका वास्तविक लक्ष्य, रियल एम क्या हो सकता है? बालक में उत्तम आदतों का निर्माण, उपाधियों का संकलन, जीवन यापन का प्रशिक्षण, पूर्वगामी महापुरुषों का अनुगमन। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बालक में उत्तम आदतों का निर्माण होगा। ठीक है, जो वास्तविक शिक्षा का आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या हो सकता है? बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करना। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे से हो जाएगा, नहीं होगा। जब एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ पर कुछ काम नहीं करता है, इसलिए आप जितना हो सके उतना यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपकी प्रिपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर, शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत गुण माना जाता है। शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत गुण माना जाता है। तो मानवीयता, चारित्रिक योग्यता, आत्मानुभूति या फिर आर्थिक प्रबुद्धता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको और एक चीज़ बताने भूल गई थी। हिंदी की जो क्लास है ये डेली 11 बजे अपलोड होती है, आप लोग देख सकते हैं 11 बजे डेली। और इंग्लिश की एक क्लास आज अपलोड होगी जो कि है प्रीपोजिशन की क्लास है। ये इम्पॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। तो प्रीपोजिशन की क्लास आज अपलोड होगी, आप उसे ज़रूर से देखिएगा। और हिंदी की क्लास 11 बजे डेली। ओके, नेक्स्ट है 7 नंबर, छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया है। छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार क्यों किया गया है? आविष्कार किया गया है किसके लिए, किस लेवल के लिए? प्राथमिक स्तर, हाई स्कूल स्तर, विश्वविद्यालय स्तर या फिर सभी स्तरों के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है सभी स्तरों के लिए। ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि छोटे बच्चे तो वो खुद से नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, हाई स्कूल स्तर पर। ठीक है, ये जो खोज पद्धति है ना, इस पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, इसको आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, तभी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, खोज पद्धति को और किस नाम से बोलते हैं? अन्वेषण विधि भी बोलते हैं, और इंग्लिश में आएगा तो ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोला जाता है। तो खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आप लोग नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। हेलेन पार्कहर्स्ट नहीं होगा। इसका जो खोज विधि का प्रतिपादक जो है वो हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको आप कैसे याद कीजिएगा ये भी मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, एक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। वो क्या करने के लिए? कुछ ना कुछ खोजने के लिए ही। तो आप इससे रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि खोज पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग आप जरूर टिक करके आएंगे। अभी आप नहीं भूल सकते हैं, इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे, तो वो खोज करने के लिए ही गए थे। तो यहाँ पर खोज विधि का ऑप्शन रहेगा, तो आप आर्मस्ट्रॉन्ग को जरूर से टिक कर सकेंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर, शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य क्या है? देखिए, शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य यहाँ पर बताना है। छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों का मार्गदर्शन संबंधी प्रबंध करना, छात्रों की उचित देखभाल करना और छात्रों का उपचार करना। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 8 का
ऑप्शन ए होगा, जो कि है छात्रों का मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण को पुनर्बलन सिद्धांत दिया है? देखिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण का पुनर्बलन सिद्धांत दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है बीएफ स्किनर। तो बीएफ स्किनर के बारे में मैं आपको एक दो पॉइंट यहाँ पर बता रही हूँ। तो बीएफ स्किनर ने पुनर्बलन सिद्धांत दिया है, और बीएफ स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था अपना, जो जैसे थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बताइए, उसने बिल्ली पर किया था, वैसे ही स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था। और इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। यहाँ पर मैं 2-3 बार इसलिए बताई हूँ ताकि आपको याद हो सके। और ये कहाँ के थे? ये जो बीएफ स्किनर है, ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, अमेरिका के थे। और इन्होंने ही और एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। सिद्धांत का नाम लिख लीजिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और इसी सिद्धांत को आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? यहाँ पर बोला गया है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या फिर ये सभी। शिक्षण कुशलता से संबंधित क्या है? तो ये सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादक कौन है? इम्पोर्टेंट है। जो किंडरगार्टन सिस्टम है, इसके प्रोपाउंडर कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है फ्रोबेल। और ये कहाँ के थे? लिख लीजिएगा, ये जो थे जर्मनी के रहने वाले थे। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंद्विता की भावना, या फिर तटस्थता की भावना। तो देखिए हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट को ही यहाँ पर चूज करना होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, ठीक है। एक जो अच्छा अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों के बीच में सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है 13 नंबर, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अधिगम का मतलब ही नहीं पता होगा। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर पूछा गया है, लर्निंग प्रोसेस। तो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शंस को देखिए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या फिर बच्चे को सभी कुछ पढ़ाने की। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जो कि है सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता की, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको क्या कहा जाता है? देखिए वैसे प्रोसेस है जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीख रहा है, दूसरे जो भी बिहेवियर कर रहे हैं उसको देख करके सीख रहा है, ना कि डायरेक्ट अनुभव से। और यहाँ पर बोला गया कि वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके वो नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, या फिर आकस्मिक अधिगम। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है सामाजिक अधिगम। हम खुद से डायरेक्ट नहीं अनुभव कर रहे हैं, हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देख के सीख रहे हैं, अनुकरण करके सीख रहे हैं। तो सामाजिक अधिगम होगा। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था देश का विकास। तो शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन जो पद्धति है, अभी जस्ट मैं आपको बताई थी, और ये जर्मनी के रहने वाले हैं, रिकॉल करा दे रही हूँ। तो इसे आपने लिखे हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है 16 नंबर, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, एक इफेक्टिव टीचर होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बताना है। तो पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना,
हमें कभी भी बल फोर्स नहीं लगाना है किसी भी चीज़ों पर, ठीक है। समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी हमें नहीं करना है। बच्चों के संपर्क में रहना, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है बच्चों के संपर्क में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। अध्यापक के रूप में आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप एक टीचर हैं, टीचर के रूप में आपकी जो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या होगी? तो समय की पाबंदी, व्यवसाय की प्रतिबद्धता व निष्ठा, थोड़े समय में धनोपार्जन, ये लोभ वाला चीज़ हमें नहीं करना है, विद्यार्थियों को खुश रखना। 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि व्यवसाय के प्रति निष्ठा, लगन होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर टीचिंग ऑक्यूपेशन में हैं तो आपको लगन के साथ आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है 18 नंबर। एक अध्यापक को छात्रों के कल्याण हेतु क्या करना चाहिए? बच्चों के वेलफेयर के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस को देखिए यहाँ पर। छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए, छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए, छात्रों की दैनिक गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए छात्रों के वेलफेयर के लिए जो है हमें ये तीनों ही करने चाहिए, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बढ़ाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग्य शिक्षक, या फिर इनमें से सभी। 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है इनमें से सभी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बढ़ाए रखने के लिए हमें प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग्य शिक्षक, ये सभी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या है? छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपारंगता, अभिभावकों की विचारमग्नता, और इनमें से सभी। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है इनमें से सभी। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? जो इवोल्यूशन होता है वो शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है, या फिर इनमें से सभी। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट है शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव है। शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव है प्रयोगशाला विधि, चर्चा विधि, व्याख्यान विधि और श्रव्य दृश्य साधन द्वारा। 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है चर्चा विधि। देखिए ये सारे टीचिंग मेथड है, आपको इन सब को पढ़ना होगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 23 नंबर। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप क्या है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप बताना है, तो योग्य शिक्षक, विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षा में 10+2+3 पद्धति को किसने प्रस्तावित किया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोठारी कमीशन। और आपको ईयर भी पूछा जाता है तो ईयर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 1964 टू 1966। और कोठारी कमीशन ने ही 3 लैंग्वेज फार्मूला को दिया था, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला को कोठारी कमीशन ने ही दिया था, बाद में इसे NEP 1986 में लिया गया, सुधार जब अमेंड हुआ तब। नेक्स्ट है 25 नंबर। छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान किस विषय से संबंधित होना चाहिए? देखिए स्टूडेंट्स को क्या नीड और इंटरेस्ट जानने के लिए शिक्षक को किस विषय का ज्ञान, मतलब शिक्षक का जो ज्ञान है वो किस विषय से संबंधित होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा की राजनीति। तो करेक्ट आंसर होगा 25 का ऑप्शन बी, जो कि है शिक्षा का मनोविज्ञान। नेक्स्ट है 26। शिक्षा क्या करती है? संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का हस्तांतरण,
संस्कृति का विकास या फिर उपरोक्त तीनों कार्य करती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जो कि ये तीनों कार्य करती है। शिक्षा जो है ये संस्कृति का संरक्षण भी करती है, संस्कृति का हस्तांतरण भी करती है, और ऑप्शन सी संस्कृति का विकास भी करती है। नेक्स्ट है 27, शिक्षा के चरित्र विकास के उद्देश्य के समर्थक कौन है? हर्बर्ट है, महात्मा गांधी है, डॉक्टर राधाकृष्णन है, या फिर उपयुक्त सभी होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त सभी। शिक्षा के चरित्र विकास में हर्बर्ट, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन ये सभी समर्थक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 28, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ का कथन है। स्टेटमेंट वाली वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा। वहाँ पर ये स्टेटमेंट मैं आपको कराई हूँ, ट्रिक के थ्रू समझाई हूँ। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है? देखिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कौन से उत्तम उपाय हैं? नवाचारों का प्रयोग, अच्छा भाषण देना, अभिभावकों से शिकायत करना, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है नवाचारों का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है 30, जो कि लास्ट है, शिक्षण अधिगम का विश्लेषण क्या है? जो टीचिंग लर्निंग है इसका एनालिसिस क्या है? अर्थपूर्ण सामग्री, सार्थक सामग्री, तार्किक सौदेश्य, या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर आंसर भी है, आप मैच कर सकते हैं यहाँ से। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे कि क्लासरूम में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? तो वो टीचर होते हैं, जो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। और जो डिपेंडेंट होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, वो किस पर डिपेंड होते हैं? वो टीचर पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और क्लासरूम में व्यवस्था कैसी होती है? तो ये लोकतांत्रिक होती है। ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, इसको मैं इंक्लूड करूँगी नेक्स्ट क्लास में, या फिर एक अलग से मैं आपके लिए क्लास यहाँ पर अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर मैं आपको बताई हूँ। आप लोग ज़रूर से एनालिसिस कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके।